तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रवि प्रताप राव है और मैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की सीरीज को कवर कर रहा हूँ। यहाँ शपथ बैच चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जुड़िए आप लोग भी, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इस बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिटेल में सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंक्रीट कवर कर रहे थे। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। कंक्रीट कवर कर रहे थे, सीमेंट खत्म हो गया था। कंक्रीट बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग और शायद इतना डिटेल में शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले। तो कंक्रीट को हम लोग पढ़ रहे थे जिसके अंदर डिजाइन मिक्स वगैरह सारी चीजें देखनी है। आज बेसिक चीजें मैंने कल के क्लास में क्वेश्चन दिया था, याद है आपको? एक क्वेश्चन दिया था मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, जब पढ़ा था मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। जल्दी आपको इतना डिटेल में यूट्यूब में फ्री पे नहीं मिलेगा, मैंने करा दिया है और उस पर क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आप लोगों ने किया भी होगा। चलिए देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था, किया आप लोगों ने, आंसर आया है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट सैंपल is 500 kg per centimeter square when cured at an average temperature of 20 degrees Celsius in 20 degrees Celsius in a day and 10 degrees Celsius, क्वेश्चन पढ़िए, 10 degrees Celsius in night. Datum temperature T naught is minus 11 degrees Celsius. Plowman constant A is 32, B is 54. A की वैल्यू दे दी है, यानी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे दी है इन्होंने, जो कि है 32 और 54। ये तो मैंने आपको बताया भी था, टेबल के थ्रू भी बताया था। अगर आपने मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट मेरा कवर किया होगा तो उसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिकल कंक्रीट एट 7 days विल बी। ठीक है, बात समझ गए। कई लोगों ने सॉल्व किया होगा, चलिए जिनसे नहीं हुआ है वो यहाँ पे देख लें। आपसे फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट का स्ट्रेंथ दे दिया 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट जो है वो कब होगा? जब 28 दिनों तक आप क्योरिंग करेंगे। और किस टेम्परेचर पे करेंगे? 18 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, तब जाकर प्रॉपर एक स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7 दिन पे ही पूछ रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कम ही स्ट्रेंथ मिलेगा। तो उसका कितना परसेंट मिलेगा या कितना हिस्सा मिलेगा, वही पूछ रहा है आपसे। तो ये तो मैंने आपको बता रखा है। इन सब के लिए बताने के लिए आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ मैंने बताया था। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या था? A प्लस बी लॉग बेस 10 मेच्योरिटी अपॉन 10 की पावर क्यूब। ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। लेकिन अब इसके लिए मेच्योरिटी चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? मेच्योरिटी कंक्रीट का कैलकुलेट करना होगा। और मेच्योरिटी के लिए क्या है फॉर्मूला? मैंने बताया समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिन का टेम्परेचर अलग है, रात का टेम्परेचर अलग है, यानी आपको घंटे के बेसिस पे निकालना है। मतलब जो मेच्योरिटी आएगा वो डिग्री सेल्सियस डेज नहीं, डिग्री सेल्सियस आवर में निकाल लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी दिन का अलग निकालता हूं, रात का अलग निकालता हूं। चलिए ठीक है, अब मैं बात करूं कितने दिन पे पूछ रहा है? 7 दिन पे। तो टाइम तो आपको पता चल गया 7 दिन। अब इस 7 दिन को हम घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं डे का अलग निकालता हूं, नाइट का अलग निकालता हूं। चलिए, तो 7 दिन को घंटे में बदलेंगे तो डे वाला अगर केवल लेंगे तो 7 दिन को किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 24 घंटे में या 12 घंटे में? केवल दिन, तो 12 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। केवल रात देखना होगा तो 7 इंटू 12, तो 24 घंटे को हमने 12 घंटों में बांट दिया। एक डे हो गया, एक नाइट हो गया। तो टाइम इंटू टेम्परेचर की बात हो रही है, तो 7 दिन अगर मैं ले रहा हूं किसके लिए? दिन का टाइम ले रहा हूं, तो 12, ये पूरा कितना किस में आ गया? अगर आप जो है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, तो मैं 12 घंटे केवल डे का टाइम ले रहा हूं, तो ये पूरा किस में आ गया? घंटे में आ गया। टाइम इंटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, टाइम इंटू टेम्परेचर। तो दिन का टेम्परेचर कहा गया? एवरेज टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इन डेज। अब 20 डिग्री सेल्सियस इन डेज लेना है आपको। 20 डिग्री सेल्सियस इन डेज, केवल डे का यहां कवर कर रहा हूं, तो 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे माइनस करोगे आप, माइनस, ये ध्यान है कि नहीं है? बॉटम टेम्परेचर, ये जो हिस्सा आपने कैलकुलेट किया है एक्चुअली ये किसके लिए है? ये सिर्फ डे के लिए है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करना है आपको? अब आपको प्लस करना है, किसके लिए निकालना है? नाइट के लिए।
ये किस में यूनिट आया, डिग्री सेल्सियस आवर में आया। ये क्यों 20 -11 किया, बॉटम टेम्परेचर जीरो रहता है, अगर बॉटम टेम्परेचर मतलब रेफरेंस तो 20 ही केवल लिख देते, लेकिन जीरो नहीं लेते हैं, आपको बताया था कल के क्लास में। अब यहाँ पे ये डे के लिए या नाइट के लिए देखा जाए तो 7 × 12 ये नाइट का टाइम हो गया, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करी जाए तो टेम्परेचर देखिए यहाँ पे क्या निकल करके अगर 10 डिग्री सेल्सियस है नाइट में, तो 10 डिग्री सेल्सियस -11, बात समझ में आ रहा है। और ये जो टाइम निकल करके आएगा ये एक्चुअली किसके लिए है, ये किसके लिए है, नाइट के लिए। दोनों को जोड़ दीजिए और ये जो आएगा, जो भी आएगा यूनिट क्या होगा यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस आवर होगा। जो भी निकल करके आएगी वैल्यू वो डिग्री सेल्सियस आवर में निकल करके आएगी। सॉल्व कर देंगे क्या, सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेटर तो मेरे पास, मोबाइल से कर दूं, चलिए ये आएगा, हाँ 4368 डिग्री सेल्सियस आवर आएगा। चलिए ये तो मैंने सॉल्व कर दी, 4368 डिग्री सेल्सियस आवर आएगा। तो ये क्या निकल कर आया, ये मेच्योरिटी निकल करके आया था, सबका आया था कि नहीं आया था। चलिए अब आगे देखिए, ये चेंज करो, मेच्योरिटी है। अब आपको निकालना है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, a + b, a और b कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ये मेच्योरिटी है जो आपने निकाल लिया, अपॉन 10³ है। सारी चीजें तो आपको पता है। a की वैल्यू कितनी है 32, b की वैल्यू कितनी है 54, log बेस 10। मेच्योरिटी कितनी निकल करके आई 4368 डिग्री सेल्सियस आवर अपॉन 1000। कर दो सॉल्व। अब ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये आएगा 66.5% के आसपास, 66.5% के आसपास। तब ये 66.5% क्या बताया आपको, एक्चुअली ये बता रहा है कि जो फुल्ली मेच्योर्ड रहता तो कितना मिलता 500 kg/cm²। लेकिन अगर आप 7 दिन पे पूछ रहे हो तो इसका इस 500 kg/cm² का कितना हिस्सा मिलेगा, 66.5% ही मिलेगा। तो अब मैं इस बात को लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ एट 7 डेज पूछा था ना, एट 7 डेज अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कितना होगा 500 kg/cm² का 66.5%, 66.5%। ये आ जाएगा, जितना भी वैल्यू आए ये आ जाएगा आपका क्या आंसर। निकाल करके बता दें, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.665 × 500, 332.5। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 332.5 kg/cm² हो जाएगा। स्ट्रेंथ कितने दिनों पे, 7 दिनों पे। क्लियर है। ये ईएस का आया हुआ क्वेश्चन, कुछ है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको मेच्योरिटी तक एसएससी जेईई और ये छोटे मोटे एग्जाम में मिलेगा। ईएस में पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कन्वेंशनल में आया हुआ क्वेश्चन, ये बस समझिएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग वाटर क्वालिटी फॉर कंक्रीट। सारे प्रॉपर्टीज आपने समझ लिए, वाटर सीमेंट रेशियो समझ लिया, बल्किंग ऑफ सैंड भी समझ लिया, जेल स्पेस रेशियो समझ लिया, आपने मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट समझ लिया। अब बात समझते हैं कि जो कंक्रीट में वाटर यूज करोगे आप, उस वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उस वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। देखिए सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ IS 456 के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ, अपडेटेड वर्जन। उसमें ये लिखा गया है कि जो भी आप वाटर यूज करोगे वो वाटर जो होना चाहिए वो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या हुआ, जो पानी पीने योग्य है उसे वो उस टाइप का पानी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी लाइन क्या है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर जो पानी आप कंक्रीट के लिए यूज करने जा रहे हैं,
pH of water should not be less than 6, ये बात लिखी गई है कोड में, सारी बातें लिखी गई, आप कोड खोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो pH ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात बताई गई। ऊपर का रेंज बताया नहीं गया, लेकिन अगर अपनी जनरल वैल्यू देखी जाए, अपने हिसाब से देखा जाए तो 6 to 9 के आसपास हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो आप वाटर यूज करेंगे उसमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अगर बात कर रहा हूं तो इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे, हार्डनेस की बात कर रहा हूं मैं। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर होंगे तो वो सेटिंग टाइम पे एडवर्स इफेक्ट डालने लग जाते हैं, यानी सेटिंग टाइम चेंज करने लग जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी हार्डनेस अगर होगा पानी के अंदर तो वो सेटिंग टाइम को चेंज करने लग जाते हैं। तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स gives adverse effect on setting time, ठीक है। अच्छा, और बातें जान लीजिए वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। अगर वाटर के अंदर सॉल्ट है तो भी वो सेटिंग टाइम को चेंज करेगा, और अगर शुगर है तो भी सेटिंग टाइम को चेंज करेगा। यानी सॉल्ट शुगर ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए अगर एक अच्छा आप कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं। कैसे? सॉल्ट जो होता है वो एक्सेलरेटर के तरीके से काम करता है। एक्सेलरेटर यानी हाइड्रेशन को फास्ट कर देगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, और जो शुगर होता है वो हाइड्रेशन को स्लो कर देता है, यानी रिटार्डर के तरीके से काम करता है। तो वो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं कि सॉल्ट जो होता है वाटर के अंदर, अगर सॉल्ट है तो ये एक्सेलरेट कर देता है हाइड्रेशन प्रोसेस को। ये बातें आपको जानकारी में रहेंगी तभी तो आप इसे अवॉइड करोगे। अगर शुगर है तो ये क्या करेगा, शुगर जो होता है वो रिटार्ड कर देता है द हाइड्रेशन प्रोसेस। समझ में आई? शुगर जो है वो हाइड्रेशन प्रोसेस को रिटार्ड कर देता है। अब बात समझे, हम दूसरी बात समझते हैं कि वाटर में बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे इन्वायरमेंट में होता है। इन्वायरमेंट में पढ़ते हो कि पानी जो पीने योग्य है उसमें बहुत सारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड से लेकर के हर एक चीजें होती हैं जो आप पढ़ते हो, याद भी रखते हो, कॉज फॉर रिजेक्शन, परमिसिबल वैल्यू, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे भी कुछ बातें बताई गई, और यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 5 ही लाइन है, और वो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक मैटर अगर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर अगर वाटर के अंदर है तो उनका परमिसिबल वैल्यू कितना होना चाहिए। ऑर्गेनिक खतरनाक है, डेंजरस है, या इनऑर्गेनिक डेंजरस है। अगर पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक मैटर हैं तो ज्यादा दिक्कत है कि इनऑर्गेनिक है तो ज्यादा दिक्कत है। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक वाले ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये होगा परमिसिबल वैल्यू, मैं आपको बता रहा हूं कितना होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक कितना होना चाहिए, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और आइए और बात करें हम लोग, सल्फेट कितना होना चाहिए वाटर के अंदर। परमिसिबल वैल्यू बता रहा हूं, ये जो कंक्रीट के लिए यूज करने जा रहे हो आप, सल्फेट का अमाउंट बता सकते हैं आप, 400 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए और बताइए, सल्फेट के बाद बात कर लीजिए आप, क्लोराइड की बात कर लेते हैं। क्लोराइड अगर देखा जाए तो ये कितना होना चाहिए। क्लोराइड में 2 केस निकल करके आएंगे, आप आरसीसी में यूज करोगे तो अलग होगा और पीसीसी में यूज करोगे तो अलग होगा। देखिए, अगर आप आरसीसी में यूज करेंगे तब आपको कितना लेना है, 500 मिलीग्राम पर लीटर केवल लेना है। अगर आप पीसीसी में यूज करोगे तब 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये कब होगा जब आरसीसी में यूज करेंगे आप, और ये कब है जब आप पीसीसी में यूज करेंगे। देखिए, आरसीसी में क्या होता है कि रिइंफोर्समेंट है, अगर क्लोराइड ज्यादा ले लोगे तो कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर माय पॉइंट? चलिए, एक और चीज क्या बचा, सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये 5 लाइन है जो आपको याद रखने,
सस्पेंडेड सॉलिड्स का परमिसिबल अमाउंट कितना होता है वाटर के अंदर? कंक्रीट के लिए वाटर यूज करने जा रहे हैं 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये परमिसिबल वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वाटर के अंदर इसकी वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू है, इससे ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अब देखिए, वैसे भी समझिए कंक्रीट के इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं, सबको एकदम डिटेल में पढ़ रहे हो। और वाटर में क्या, वाटर भी तो एक इंग्रेडिएंट है और उसके बारे में बस इतना ही है। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, 2-8 ढंग से पढ़ लीजिएगा। और सारी चीजें मैंने बता दी हैं, जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं वाटर क्वांटिटी फॉर कंक्रीट। आप बोलोगे सर वाटर क्वांटिटी तो आपने डिजाइन मिक्स में बता ही दिया कि कितना यूज करना है वाटर, वो तो सबके लिए अलग अलग होगा, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको 1-2 थंब रूल बता रहा हूं, अगर कुछ ना समझ में आए तब इस थंब रूल का यूज किया जाता है। तो थंब रूल क्या है? थंब रूल यूज कर सकते हैं आप वाटर को कैलकुलेट करने के लिए, वाटर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप थंब रूल यूज करेंगे। तो वाटर कंक्रीट में कितना मिलाया जाएगा वो होगा, देखिए कई लोग यूज करते हैं, आप भी याद कर लीजिए। 30% वाटर ले लीजिए आप किसका, सीमेंट वेट का, 30% वाटर ले लीजिए आप सीमेंट वेट का, प्लस ले लीजिए 10% वाटर, 10% वाटर ले लीजिए आप फाइन एग्रीगेट वेट का, प्लस 1% वाटर ले लीजिए आप, 1% वाटर ले लीजिए आप ऑफ कोर्स एग्रीगेट वेट। ये तरीका हो गया। या फिर दूसरा तरीका एक और है, ये सब थंब रूल बोले जाते हैं, रफ तरीका है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा वाटर कंटेंट का। 30% वाटर ले लीजिए आप सीमेंट वेट का, और आप ले लीजिए 5% वाटर टोटल एग्रीगेट वेट का। तो इसे थंब रूल बोला जाता है। इस तरीके से भी आप डील कर सकते हैं, इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार एग्जाम में, फिर से पूछा जा सकता है। बात समझ में आई? अब देखिए रेट ऑफ स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, आपने सारी चीजें देख ली, क्वालिटी कैसा होना चाहिए वाटर का, क्वांटिटी भी बता दिया मैंने आपको, और मैच्योरिटी वाले क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए। अब रेट ऑफ स्ट्रेंथ देखिए कंक्रीट के अंदर, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां से, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। किस रेट से बढ़ता है? तो मैं एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं कि मान लीजिए 28 डेज पे स्ट्रेंथ है कितना, 100, यानी रेफरेंस क्या लिया है मैंने, 28 डेज का स्ट्रेंथ लिया, और यही लेते भी हैं एक्चुअली। तो 3 महीने पे स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा ही होगा। 6 महीने पे देखेंगे अगर आप, और 12 महीने पे देखेंगे अगर आप, इस तरीके से बढ़ेगा। अगर आप इसके नीचे देखें, 28 दिन की बजाय आप देखें 7 डेज पे, 3 डेज पे, 1 डे पे, तो ये स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे कम स्ट्रेंथ आपको 1 डे पे मिल रहा होगा, धीरे 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 बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा। तो अगर 28 दिन पे 100 है तो एक वैल्यू बता रहा हूं, ये 16 होगा, ये 40 होगा, ये 65 होगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होते हैं, और ये 100 है तो ये और क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अब बढ़ने का जो रेट होगा वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, देखिए 16 से 40, 40 से 65, 65 से 100, अब 100 से क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कम रेट से बढ़ेगा। धीरे धीरे ये रेट कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा। धीरे धीरे ये रेट कितना हो जाता, कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा लगभग 12 महीने के बाद एक सेचुरेट ही हो जाता है, बढ़ता है लेकिन हम मान लेते हैं लगभग बराबर ही, बहुत कम बढ़ता है। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट के अंदर बढ़ता रहता है। तो ये रेट ऑफ स्ट्रेंथ है, ये मत समझ लीजिएगा कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ 28 दिनों पे 100 न्यूटन पर मिलीमीटर, ऐसा कुछ नहीं।
ये परसेंटेज में दिखा रहा हूं कि अगर एक दिन पे 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर किसी कंक्रीट का स्ट्रेंथ है तो उसके अंदर 28 दिन पे 100 हो जाएगा। ये एक रेट मैंने दिखाने की कोशिश करी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपने मुझसे बोला, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, आपने मुझसे बोला कि एक कंक्रीट मैंने बनाया जिसमें एक महीने पे स्ट्रेंथ आया, एक महीने पे स्ट्रेंथ है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप बताइए उस कंक्रीट के अंदर 3 महीने पे स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा। ये देखिए 28 दिन पे 100 है तो 3 महीने पे कितना हो रहा है 110, यानी 10% बढ़ रहा है, यानी एक है तो कितना हो जाएगा 1.10 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन एसएससी जेईई में। एक और क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कंक्रीट के अंदर 28 दिन और 7 दिनों के स्ट्रेंथ का रेशियो बताइए आप। तो 28 दिन और 7 दिन के स्ट्रेंथ का रेशियो बताइए आप, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। तो 28 दिन और 7 दिन के स्ट्रेंथ का रेशियो मैंने बोला कि 28 दिन पे अगर 100 है तो 7 दिन पे कितना होगा 65 होगा, नहीं उल्टा आया था, 7 डेज अपॉन 28 डेज स्ट्रेंथ का रेशियो आया था। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं 7 डेज अपॉन 20, एग्जाम में जो आया था कुछ इस तरीके से आया था 28 डेज स्ट्रेंथ, ये कितना हो जाएगा 65/100 और ये कितना हो जाएगा 0.65, इस तरीके से पूछा गया। अब इसी बात को हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो है ये कैसे लिख सकते हैं 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 की वैल्यू इसी के बराबर आएगी। तो ऑप्शन में शायद 2/3 भी हो सकता है, 0.65 भी हो सकता है। तो 7 डेज अपॉन 28 डेज का स्ट्रेंथ का रेशियो। अगर आपने मुझसे बोला कि नहीं, मान लीजिए कंक्रीट, यहाँ पे एक और एग्जांपल लीजिए, समझिए कई सारे एग्जांपल लेंगे तभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए कंक्रीट है जिसमें 3 दिनों पे स्ट्रेंथ कितना आ रहा है 40 आ रहा है, 40 नहीं तो अभी मैं चेंज कर रहा हूँ ना, अभी मान लीजिए मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो 28 दिन पे स्ट्रेंथ का रेशियो बताइए। एक कोई कंक्रीट बनाया मैंने जिसमें 3 दिनों पे 12 आ रहा है स्ट्रेंथ, तो 28 दिनों पे क्या हो जाएगा उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। रेशियो क्या होगा, अब 40 से 100 हुआ, कितना परसेंट बढ़ा, कई लोग सोच रहे होंगे 60% बढ़ा, 60 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा 40 दूना 80 भी 100 यानी 150% बढ़ा है। तो 150% बढ़ा दीजिए, तो 12 का 150% कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से कैसे कि 3 डेज अपॉन 28 डेज का स्ट्रेंथ का रेशियो अगर देखा जाए कितना होता है, 3 डेज पे अगर 40 होता है तो 28 दिन पे कितना होता है 100 होता है। लेकिन अब हमसे क्या पूछ रहा है, 3 डेज का दे रखा है, कितना दे रखा है 12 दे रखा है, 28 दिन का पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। तो यहां से 28 दिन का अगर देखेंगे आप तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन 40, यहां से सॉल्व कर लीजिए आप तो 40 दूना 80 2.5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखिए 30 वैसे भी आया वैसे भी आया, तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ स्ट्रेंथ आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आज से भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर माय पॉइंट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट कल से करेंगे वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और एडमिक्सचर, ये मेन बचा है और कल से लंबी क्लास भी लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल से लंबी क्लास रहेगी, टाइमली आ जाइएगा। जेईई की तैयारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उस पर क्वेश्चन भी पढ़ना है। बाकी इस चैनल पे आए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, दोस्तों को भी बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग कल के क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।